और जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश या तो ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं या हो सकता है कुछ मजबूरी के कारण वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए हम आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट यह वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें और आपकी तैयारी घर बैठे बैठे हो जाएगी केमिस्ट्री की। हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल है कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज, आपका इस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 12th को स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने 2 वीडियो डाला है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का है, फर्स्ट यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो बिहार बोर्ड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी बच्चे को बता दें कि इसको पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में से इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारी बातों को। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट, ठीक है, 1। यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्लास 12th का यूनिट 1 है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। क्लियर है? इस सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था जो सॉलिड के टाइप, सॉलिड के टाइप। तो सॉलिड होते हैं 2 टाइप्स के, सॉलिड होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, और एक होता है अमोर्फस। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमोर्फस। तो सॉलिड हो गया कितने टाइप्स के? 2 टाइप के। जिसको क्रिस्टलाइन को हम बताए थे, इसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होता है हिंदी में, और इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय। देखिए एक बात याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम और भी है, इसका दूसरा नाम और है, इसको रवादार ठोस भी कहा जाता है, रवादार, रवादार ठोस, और इसको बोलते हैं वे रवादार ठोस। ओके, क्या कहते हैं इसको? वे रवादार ठोस कहा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं यूनिट 1 सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड स्टेट में हम लोग देख रहे हैं सॉलिड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस हिंदी में कहते हैं। अमोर्फस को या अक्रिस्टलीय ठोस बोल देंगे या तो बेरवादार ठोस बोलेंगे। क्लियर है बातें? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब जो हम लोग आज देखेंगे नेक्स्ट, वो सब समझिए कि क्या देख रहे हैं। अगला हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अगला जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो क्या है हम लोगों का, तो समझिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। ठीक है, देखिए सॉलिड में हम अभी आपको दोनों के बारे में बता रहे हैं। एक है क्रिस्टलाइन, ठीक है, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमोर्फस। वो क्या होगा? अमोर्फस। ठीक है, रवादार और बेरवादार ठोस हम लोग कहते हैं इसको। तो सब आदमी समझेंगे, हम बोलते भी है तो अगर नोट करना होगा तो आप लोग लिख भी सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहला में याद रखना है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन का जो शेप होता है वो रेगुलर शेप होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन का जो शेप होगा वो रेगुलर, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर के क्रिस्टलाइन बना होता है, उसका जो अरेंजमेंट होती है वो होता है रेगुलर शेप में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में कि इसकी नियमित आकृति होती है। क्या होती है? नियमित व्यवस्थाएं होती है जो अवयवी कण है उसके। ठीक है, किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है।
अगर हम अमोर्फस की बात करें तो इसको बोल सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? इरेगुलर अरेंजमेंट। क्या बोल सकते हैं? इरेगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हैं। देखिए रेगुलर अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा यह एक क्रिस्टल है, ए है, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी ए बी, या ए बी ए। आप यहाँ से इसका जो अरेंजमेंट है वो देख रहे होइएगा, जिसका अरेंजमेंट है वो कैसा हो रहा है। ठीक है, बी ए बी, इसका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? तो देखिएगा समझ में, इसका अरेंजमेंट रेगुलर शेप में है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो इसमें भी रेगुलर दिख रहा है, देख रहे हैं ना, रेगुलर दिख रहा है ना, ए के बाद बी, बी के बाद ए। अगर आप ऐसे चल रहे हो नीचे की ओर तो ए के बाद बी, बी के बाद ए, मतलब ये फिक्स्ड है कि ए के बाद बी है, बी के बाद ए, ये एक रेगुलर में है, रेगुलरिटी है इसके अंदर में। ठीक है, और आप याद रखना ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बट ये होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर है बातें? तो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, इसका जो हम लोग देखेंगे तो देखिए इसका क्रिस्टल है यह, इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। क्या आपको दिख रहा है कि यह रेगुलर है? यह फिक्स्ड है कि ए के बाद बी या बी के बाद ए? ऐसा नहीं है, यह इरेगुलर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन चीज? क्रिस्टलाइन हो गया रेगुलर अरेंजमेंट, और अमोर्फस हो गया इरेगुलर अरेंजमेंट। पहला दोनों समझ गया डिफिनीशन? क्लियर है बात है? दोनों का समझ गया ना, पहला पॉइंट भी समझ गया हम लोग। अगर आपसे डिफरेंस भी पूछेगा तो डिफरेंस आप आसानी से इसको बोल सकते हैं। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो होता है रेगुलर में, अमोर्फस का अरेंजमेंट होता है इरेगुलर में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड में अगर यहाँ पे बात करें तो इसका होता है नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, मेल्ट करेंगे, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर आप दे दोगे तो यह उस पर मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, जैसे रबड़ ले लीजिए, कांच ले लीजिए, ग्लास या प्लास्टिक ले लीजिए, तो थोड़ा सा भी आप देखते होइएगा जी, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर होता है उस पर अगर हम ग्लास को डाल देते हैं, उस पर अगर प्लास्टिक को डाल देते हैं, या उस पर अगर हम रबड़ डाल देते हैं तो वो पिघलने लगता है। समझ गए ना, पिघलने लगेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए एक टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने आइस की ही बात करा, आइस को ही मेल्ट करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस। मैं अगर आयरन की बात करा, या मैंने डायमंड का बात करा, अगर आपको डायमंड को ये करना, मेल्ट करना है तो 3500 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कहने का सेंस हुआ इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है कुछ फिक्स्ड है कि आपको इतना टेम्परेचर पर लेके जाओगे तब यह मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इसका कुछ ऐसा है नहीं कि आपको मेल्ट करने के लिए कुछ टेम्परेचर फिक्स्ड है। क्लियर है बातें? तो यहाँ लिखा हुआ है ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये लिखा हुआ है नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मैं अगर बात करूँ थर्ड पॉइंट का, तो थर्ड पॉइंट में ये होता है एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, जिसको बोलते हैं असम आकृति नहीं, और ये होता है एन आइसोट्रॉपी। ये होता है आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या होता है समझिएगा। आइसोट्रॉपी किसको कहते हैं और एनाइसोट्रॉपी किसको कहते हैं? एन आइसोट्रॉपी है जो हम अलग अलग डायरेक्शन में अगर इसको देखते हैं तो ये आपको अलग अलग डायरेक्शन में इसका अरेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें आइसोट्रॉपी, आइसो मतलब होता है समान, समझ गए? तो इसकी हम अरेंजमेंट कहीं से भी देखें तो उसका अरेंजमेंट आपको एक ही समान दिखाई देगा। समझ गए? तो चलिए हम लोग आते हैं, जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसे हम लोग देख रहे हैं इस डायरेक्शन में तो देख रहे हैं ए बी ए आ रहा है, और अगर हम इसी को इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हमको बी मिल रहा है। मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिए तो इसका अरेंजमेंट भी जो आप देख रहे हो ना वो भी चेंज हो रहा है। मतलब ये याद रखिएगा, डायरेक्शन चेंज करने पर
जो ठोस होते हैं, सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय सॉलिड्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं हिंदी में, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हो गया, तो ये सब उसका चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, बट इसमें जब आप देखोगे तो सेम ही प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, आप ऐसे जा रहे हो तो इसमें भी आप देख रहे हो कि जो अरेंजमेंट है वो सिक्योर नहीं, ये नहीं है। इसमें भी आप चलोगे तो इसमें भी देखोगे जैसा अरेंजमेंट आपको इसमें दिखाई देगा वैसा अरेंजमेंट इसमें भी दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में भी दिखाई देगा। तो डायरेक्शन आप चेंज करने पर भी इसकी जो अरेंजमेंट है या इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी। बट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो इसके अंदर में प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, चेंजेस होते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं एनाइसो प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये हो गया एनाइसोट्रॉपी और ये हो गया आइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन होता है एनाइसोट्रॉपी, जबकि अमोर्फस होता है आइसोट्रॉपी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, समझिएगा सब आदमी। फोर्थ पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं, चौथा पॉइंट जो है, इसकी जो चौथा पॉइंट की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, एनाइसोट्रॉपी, सॉरी ये क्रिस्टलाइन की। तो क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो इसमें आप बोल सकते हो क्या कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो होता है, जैसे हमने कहा डायमंड, ग्रेफाइट, NaCl, ठीक है, ETC। मैं बात करूं अगर इसमें एग्जाम्पल में, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है, आपको बता दें एनाइसो क्या कहते हैं इसको, अमोर्फस का रबर, ठीक है, रबर के बाद ग्लास, प्लास्टिक, ETC, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, दोनों में डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो आप डिफरेंस आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। क्लियर है, आपसे बोला जाएगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको आइसोमोर्फस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आइसोमोर्फस, ये आइसोमोर्फस होते हैं। आइसोमोर्फस क्या होता है, तो आइसोमोर्फस में डिफरेंट आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, माने डिफरेंट क्रिस्टल होगा, बट उसका स्ट्रक्चर जो होगा सेम, ठीक है। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं डिफरेंट क्रिस्टल बट सेम स्ट्रक्चर। मतलब डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल आपके पास होंगे और उसके जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे और डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल हो गए, उसको हम बोलते हैं आइसोमोर्फस। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो आइसोमोर्फस होता है, कैसा होता है यह आइसोमोर्फस, डिफरेंट क्रिस्टल बट सेम स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है बातें, NaF एंड MgO। ओके, देखो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम है, तो दोनों का रेडियस निकालेंगे। एटॉमिक रेडियस Na का 1:1, Mg का 1:1। तो अगर दोनों का हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1:1। दोनों का एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, 1:1। ये हो गया इसका एटॉमिक रेडियस, समझ गए। मतलब Na भी 1 है और Mg भी 1 है, ठीक है, F भी 1 है, O भी 1 है। दैट मीन्स इसका एटॉमिक रेडियस हो गया 1:1।
तो जिस दोनों का एटॉमिक रेडियस 1:1 हो जाएगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो सेम होता है, इसलिए इसको हम लोग इसको आइसोमोर्फस कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग आइसोमोर्फस कहते हैं। समझ गए बात को? चलिए सेकेंड नंबर में इसका और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सेकेंड नंबर, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम आपको और बता रहे हैं। कहता है K2SO4 एंड K2SeO4, इसमें सिलिकॉन है और इसमें सल्फर है, याद रखिएगा, इसमें सिलिकॉन है और इसमें क्या है, सल्फर है। तो इसका हो जाएगा 2:1:4, इसका हो जाएगा 2:1:4। तो इसका अगर आपसे पूछेगा एटॉमिक रेडियस तो आप क्या बोलोगे? इसका एटॉमिक रेडियस बताओ। एटॉमिक रेडियस क्या बोलिएगा? 2:1:4, 2:1:4। यस या नो? बतवा बुझे कि ना बुझे जी? हाँ बुझ गए होइएगा, हम समझ रहे हैं। अब आइए थर्ड नंबर, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर में कैसे होगा समझो। चले नेक्स्ट, या आइए हम लोग बात कर रहे हैं K2SO4 एंड K2SeO4। हो गया, चलो बात खत्म है। हाँ, अब इसमें और एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग देख ले रहते हैं। Cr2O3 एंड Fe2O3। अब देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों का एटॉमिक रेडियस। अब तो आप लोग बुझ गए होइएगा ना जी कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बुझे कि ना बुझे? बुझ गए होइएगा। तो बताइए इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होगा इसका एटॉमिक रेडियस? जल्दी से हमको भी बुझा दीजिए, जल्दी से हमको भी बुझा दीजिए, क्या होता है एटॉमिक रेडियस? बताइए। Cr2O3 Fe2O3 क्या लिखोगे? 2:3, 2:3, 2:3 इसका भी हो जाएगा। तो दोनों का आप देख रहे हो कि एटॉमिक रेडियस सेम होता है। तो एटॉमिक रेडियस सेम होने के कारण इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो दोनों के क्या कहे स्ट्रक्चर वो सेम है, क्रिस्टल डिफरेंट है, ये अलग क्रिस्टल है, ये अलग क्रिस्टल है, देख रहे हैं? तो दो अलग अलग क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर होंगे वो सेम होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमोर्फस। क्या बोलते हैं? आइसोमोर्फस। तो आपको बता दें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोमोर्फस भी होते हैं। ओके, इसका एक प्रॉपर्टी जो हम आपको बता देते हैं। मैं अगर बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो दूसरा प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फस होते हैं। पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या हो गया? सिंगल वन एटम होते हैं, सॉरी वन सब्सटेंस होते हैं, सिंगल सब्सटेंस बट डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं। वो सिंगल सब्सटेंस बट 2 एंड मोर देन 2 कंडीशंस में होते हैं। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का होता है डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो सब्सटेंस तो एक है कार्बन, बट इसके अलग अलग कंडीशंस हैं। क्लियर है बात है? जो दोनों में कार्बन पाए जा रहे हैं। मैं बात करूं सल्फर का, तो सल्फर का होता है एक रोम्बिक, एंड मैं अगर दूसरा का बात करूं तो मोनोक्लिनिक। क्या होता है? मोनोक्लिनिक। देख रहे हैं? तो सल्फर एक सब्सटेंस है बट इसके कंडीशंस अलग अलग हैं। इसके कंडीशंस क्या है? अलग अलग है। तो कहने का सेंस हुआ सब्सटेंस एक होगा और उसके कंडीशंस अलग अलग होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। और ये प्रॉपर्टीज किसके हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। तो इतने सारे प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने देखा है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का है कहीं ना कहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है, इसका कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए ध्यान से सब आदमी, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, MCQ है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसमें से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसमें से चारों में से कौन सा है ये आपको बताना है। तो अभी हम आपको पढ़ाए थे एनाइसोट्रॉपिक भी होता है, आइसोमॉर्फस भी होता है, पॉलीमॉर्फस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। और आप बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। इन एनाइसोट्रॉपिक कंपोजिशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, रीमेन सेम होता है, डायरेक्शन माने क्या कहते हैं, डायरेक्शन के साथ,
डायरेक्शन का अगर हम चेंज करेंगे तो क्या उसका जो आइसोट्रॉपिक के कंपोजिशंस होंगे एनआइसोट्रॉपिक है वो सेम होंगे, या दूसरा में कहता है डायरेक्शन चेंज करने पर वो चेंज हो जाता है। चेंज पार्टिकल्स, चेंज और पार्टिकल्स और रिमेन सेम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चेंज जब ही से हम लोग करेंगे, नहीं जैसे डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन को चेंज करने से इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो भी चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन के साथ साथ कंपोजिशन चेंज होते हैं, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चेंज डायरेक्शन। क्लियर है बातें? हम आपको पढ़ाए हुए थे, यहाँ हम लोग फिल करेंगे चेंज, यहाँ पर फिल करेंगे विथ डायरेक्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है, द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल आपको इसमें से कौन कौन से है? 4 ऑप्शन दिया गया है, NaCl, KCl, NaNO3 और उसके बाद आपको आया है ऑल दीज एबव। बताओ ऑल द एबव, इसमें से चारों में से कौन सा होगा? फ्लोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल इसमें से सभी है और इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो है अमोर्फस से, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है अमोर्फस सॉलिड्स आर। अमोर्फस सॉलिड्स क्या होता है? डिसऑर्डर्ड होते हैं लॉन्ग रेंज, या कहता है डिसऑर्डर्ड होते हैं शॉर्ट रेंज, या ऑर्डर्ड होते हैं लॉन्ग रेंज, या कहता है ऑर्डर्ड होते हैं शॉर्ट रेंज। हम आपको बताए थे कि यह डिसऑर्डर्ड होता है और शॉर्ट रेंज होता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? डिसऑर्डर्ड होंगे और शॉर्ट रेंज होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर बी सही हो जाएगा। क्लियर है बातें? अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा और आपको अब बताना है द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल इसमें से कौन कौन सा है? ग्लास है, रबड़ है, तार है, या ऑल ऑफ द एबव है? कौन कौन सा है आपको बताना है, बताइए। बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द एबव। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? अमोर्फस के। चलिए अगला क्वेश्चन, अमोर्फस सॉलिड्स हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्टनेस ऑन हीटिंग, जब हीट करते हो तो यह सॉफ्ट हो जाता है, एग्जिबिट आइसोट्रॉपी, ऑल ऑफ द एबव। ये सब के सब ये शो करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इति श्रीरेवाखंडे तुमोध्याय समाप्त। फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश या तो ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कुछ मजबूरी के कारण वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए हम आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट यह वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें और आपकी तैयारी घर बैठे बैठे हो जाएगी केमिस्ट्री की। सो थैंक यू, बने रहें और आप लोग हमेशा सपोर्ट करें और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और इसी तरह से हमेशा प्यार देते रहें।